नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो समाज का बहुत पुरानी परंपरा रही, ऐसी परंपरा जिसे आज वर्तमान में अगर लागू कर दिया जाए तो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग समानता की तरफ नजर आएगा और भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी हो रही होगी, ये आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जिसे वर्तमान भारत में बड़ी आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जिसने समाज को बहुत बड़े स्तर पर विघटित करने का कार्य तो किया ही, परंतु उस विघटन में देखना को यह मिलता है कि आदमी अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ है। उन्हीं कर्तव्यों को हम लोग देखने का आज प्रयास करते हैं। आज का न्यूयॉर्क इस बात को समझ नहीं पाता कि वर्ण व्यवस्था आज के समय में जो लोगों को मौका नहीं देती थी आगे बढ़ने का, इन चीजों पर लोगों की समझदारी क्या कहती है, वर्ण व्यवस्था को किस तरीके से आदमी नकारात्मक दृष्टि में लेकर के चलता है। आज उन्हीं बातों की हम चर्चा करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और जातिवाद क्या है। तो आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं वर्ण व्यवस्था पर। वर्ण व्यवस्था एक शानदार व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जो कर्म पर आधारित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जिनके पास ज्ञान हो, जिनके पास अथाह ज्ञान हो, ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा गया। क्षत्रिय जिसके भुजाओं में ताकत हो, जो युद्ध कला को जानता हो, रणनीति को समझता हो, रणनीतियां बनाना जानता हो, क्षत्रिय कहा गया। जो समाज का सेवक हो, समाज का रक्षक हो, उसे क्षत्रिय कहा गया। वैश्य जो समाज को एक बेहतर जीवन देने का प्रयास करे, समाज को एक संगठन में बांधने का काम करे, व्यापार को बढ़ावा दे, उसे व्यापार की श्रेणी में रखा गया, वैश्य की श्रेणी में। शूद्र जो इन चीजों से हट करके थे, अर्थात जिनको किसी प्रकार से ज्ञान नहीं था, ना तो वो व्यापार कर सकते थे, ना तो युद्ध कला में वो निपुण थे, ना तो वो ज्ञानी थे, ऐसे लोगों को शूद्रों की कैटेगरी में रखा गया। परंतु वर्तमान की परिस्थितियां देखो, वर्तमान का समाज इसको नकारता है कि वो समय का समाज कैसा था। वास्तव में सोचिए कि कर्म आपके इतने बेहतरीन हो कि आप कर्मों के आधार पर ब्राह्मण बन सकते। अर्थात कोई शूद्र में परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर उसके कर्म बेहतरीन हो तो कर्मों के माध्यम से वो ज्ञानी बन सकता था। ज्ञान अर्थात ब्राह्मण। यह व्यवस्था इतनी शानदार व्यवस्था जो उत्तर वैदिक काल में शुरू होती है। वास्तव में इसकी शुरुआत ऋग्वैदिक काल से होती है, परंतु कुछ इतिहासकार इसको उत्तर वैदिक का हिस्सा मानते हैं। बड़ी बेहतरीन व्यवस्था, ड्यूटी पर आधारित, सभी लोग अपनी ड्यूटी से बंधे होते थे, ये करना है तो करना है। बड़ी शानदार व्यवस्था, समानता को जन्म देते हो। अब ऐसा क्या हुआ कि यह वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कैसे बदल गई, इस पर हम लोग विचार करते हैं। जाति व्यवस्था की शुरुआत गुप्त काल से होती है, परंतु यह किस प्रकार से विघटित हो जाती है, जातियों में किस प्रकार से विघटित होती है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित। समय के साथ अर्थव्यवस्था बदलती है। कहते हैं ना कि अगर आपके पास पैसा हो तो आप में समानता असमानता कोई बड़ी बात नहीं हो, पैसा बड़ी चीज होती है। अर्थव्यवस्था बेहतरीन थी। 6वीं शताब्दी ईस्वी में आप देखोगे 600 BC में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत होती है। बड़ी शान। बुद्ध का एकदम चरम अवस्था, नगरीकरण का काल एकदम चरम अवस्था में, नगर बेहतरीन, बेहतर समकोण पर काटना, बेहतर मकान, बेहतर सुविधा, सारी सुविधाएं बेहतर तरीके से मिली। क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा। मौर्य काल पैसा का और आमदनी बढ़ी। मौर्योत्तर काल एकदम बेहतरीन व्यवस्था, पैसा एकदम, बाहरी व्यापार आंतरिक व्यापार दोनों चल रहा है। पैसा की खदान लगी पड़ी हुई है, पैसा लगातार आ रहा है। अब आप सोचो, अगर पैसा आएगा तो कंपटीशन तो सीधी सी बात है बढ़ेगी, परंतु क्या ऐसा हो गया कि वह वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था, उसका सबसे बड़ा रीजन अर्थव्यवस्था। गुप्त काल में एक ऐसी घटना घट जाती है जिसने उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया। कहते हैं ना कि अगर आप दूसरे से कुछ सीख नहीं पाते हो, अगर उसकी किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो सिर्फ कंपनी में एक सेवक की तरह रह करके कुछ सीखने का नहीं, एक मनोभाव की दृष्टि से ऐसा रखो कि केवल हम अपनी ड्यूटी दे करके चले आ रहे हैं, उसमें मन नहीं लग रहा है, जबरदस्ती करोगे तो कुछ सीखने को नहीं मिले। गुप्त काल में यही होता है। बाहरी व्यापार, रोम से व्यापार चल रहा था, रोमवासी यहाँ से सूती वस्त्र उद्योग बनाना सीख लेते हैं और भारत से व्यापार को तोड़ देते हैं। इतना बड़ा धक्का लगता है गुप्त काल में कि अर्थव्यवस्था चौपट। अब अर्थव्यवस्था जैसे ही चौपट होती है, ब्राह्मण जो ज्ञानी था
क्षत्रिय जिसके भुजाओं में ताकत थी राजा बन चुका था। वैश्य जो व्यापार करता था, व्यापार कहीं न कहीं ठप हो गया। शूद्रों की स्थिति जो थोड़ी बहुत बेहतर हुआ थी, वह स्थिति धीरे धीरे बिगड़। कहते हैं ना कि जब समाज में अगर स्थितियां बिगड़े, पैसे की कभी कमी हो जाए, तो एक बहुत बड़ा वर्ग आपका फायदा उठाने का प्रयास करता है। क्योंकि उत्तर वैदिक काल के पश्चात से राजा थोड़ा वंशानुगत हो जाता है, तो वह अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। अब आप सोचिए कि राजा के पहले खर्चे 20,000 रुपए हुआ करते थे, आज राजा के पास मात्र 10,000 रुपए आ रहा है, तो वो अपने खर्चे को सीमित कैसे करेगा। एक तो राजा अपने बेटे को भी राजा बनाना चाहता है, तो अब इस तरीके की विचारधारा जब आपके समक्ष आएंगे तो आदमी खड़ा कैसे होगा। राजा के साथ यही हुआ। आंतरिक व्यापार तो चल रहा था, लेकिन बाहरी व्यापार, अब भारत में रहने वाले जो किसान थे, किसानों के ऊपर दबाव बढ़ा। और किसान उस समय कौन होते थे? शूद्रों के ऊपर दबाव बढ़ने लगा। राजा अपनी पोजीशन में कभी भी ढील नहीं कर सकता था, इसलिए नियंत्रण करना चाहता था। और ब्राह्मण जो ज्ञान से पंडित हुआ करते थे, वो भी अपनी स्थितियों को कमजोर नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को जन्म से जोड़ लिया। राजा स्वयं वंशानुगत हो गया, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ब्राह्मण जो अपने कर्म के आधार पर हुआ करता था, अर्थव्यवस्था ने ऐसा टर्न लिया, वो अपने जन्म पे आधारित बना लिया कि अब हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी हमारी पंडित ही कहलाएगी, चाहे उसके पास ज्ञान हो या ना। क्यों? क्योंकि कंपटीशन जब बढ़ता है तो कंपटीशन का असर आपको देखने को मिलेगा। कंपटीशन ने बढ़ाया, अर्थव्यवस्था बेहतरीन बढ़ी तो कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन ने बढ़ाया तो किसी को राजा जो था वह वंशानुगत होने पर मजबूर हो गया। अब जब कंपटीशन कमजोर हो रहा है, राजा की स्थिति डाउन हो रही, पैसा की आमदनी कम हो पा रही है, अर्थव्यवस्था कमजोर हो जा रही है, इसकी वजह से राजा चाहता है कि हमारा नियंत्रण आज भी मजबूत रहे। पंडित बोले तो जिसे ब्राह्मण जो ज्ञान से हुआ करता, तो वो चाहता है कि मेरा वर्चस्व बना रहे, इसीलिए वो अपने आप को जन्म से जोड़ने का काम कर देता है। क्योंकि नियम बनाने वाले उस समय कौन थे? ब्राह्मण। उसने अपने आप को इस तरीके से प्रदर्शित कर दिया कि वह व्यक्ति जन्म से ही ब्राह्मण। इस तरीके से जाति व्यवस्था निकली। ब्राह्मण जन्म से, क्षत्रिय जन्म से, वैश्य जन्म से, शूद्र जन्म से। अब कर्म तुम्हारे कितने भी बेहतर क्यों ना हो जाए, तुम कभी भी उस वर्चस्व को प्राप्त नहीं कर सकते। गुप्त काल एक ऐसा काल जिसने सामंतवादी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। सामंतवादी अर्थव्यवस्था की थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर। सामंतवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक राजा मुख्य, उसके इर्द गिर्द वाले कई राजा। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, एक मुख्य एरिया, जैसे मैं कानपुर से हूं तो कानपुर का एक मुख्य एरिया मेरे अंडर में, लेकिन कानपुर का छोटा छोटा इलाका किसी दूसरे राजा को, दूसरे जमींदार को सौंप दिया जा रहा है। अब जो आदमी सेना हो, सेना के देने के लिए पैसा ना हो, उसको जागीर दे दो, सैनिक से सीधा उसको राजा बना दो, तो क्या होगा? उसके मन में भी लालसा बनेगी कि दोबारा तो सैनिक नहीं बनूंगा, राजा हूं तो सिर्फ राजा ही रहूंगा। इसीलिए सामंतवादी अर्थव्यवस्था का जन्म है। तो सामंतवादी अर्थव्यवस्था किसकी देन? अर्थव्यवस्था। क्यों? अर्थव्यवस्था कमजोर है, पैसे की देन कम हो चुकी है, पैसा कम होने की वजह से सैनिक को वेतन नहीं दिया जा सकता, अधिकारियों को वेतन नहीं दिया जा सकता, तो उनको जागीरें दी जा रही हैं। मुख्य राजा अभी भी मुखिया है, लेकिन नेतृत्व कोई और कर रहा है, छोटे छोटे इलाका। अब छोटा छोटा जब इलाका होगा, वहां के राजा, सैनिक राजा बन चुका है, सोचो वो भी चाहेगा कि भैया जल्दी से जल्दी जीवन भर हमारे आने वाली पीढ़ी भी राजा बने। सोचो वह व्यक्ति राजा बना हुआ, उसका बेटा देख रहा है कि हमारे पापा जी राजा है, तो वो अपने आप को राजा ही महसूस करेगा, उसका बेटा, क्योंकि उसके पिता की उतनी सम्मान हो रही। अब सभी लोग डिसाइड कर लेते हैं, आसपास के एरिया वाले मिल गए, डिसाइड करना शुरू किए कि भाई ऐसा करता हूँ, चलो आपसी संबंध बना लेता हूँ। और आपसी संबंध बना करके आपस में विवाह करके एक नई जाति को जन्म कराता हूँ, जिसे बोलते हैं राजपूत। जब यही सामंत वाले अलग अलग नेता, जो अलग अलग पदाधिकारी हुआ करते थे, जब आपस में संबंध बना लिए, तो धार्मिक उद्देश्य, क्योंकि हर चीज को समझने के लिए दो पहलू होते हैं, कि संविधान के लिखने के पहले धर्म प्रधान था। कोई भी नियम में कुछ भी परिवर्तन करना हो समाज में, तो धर्म सबसे पहले आता था। धर्म को इंसानों ने दिया हुआ है, ना कि धर्म स्वयं आया। तो धार्मिक मान्यता दी गई राजपूतों को कि महाभारत में यदुवंशी, रघुवंशी, रामायण में इस तरीके से कहानियां प्रस्तुत करके विश्वामित्र की कहानी गढ़ी गई। तो बड़ी बड़ी कहानियां गढ़ करके उनको बड़ी बड़ी पदवियां दी जाने। अब प्रश्न उठता है कि भाई जातिवाद कहाँ? ब्राह्मण यहाँ पे हो चुका है, जन्म से ब्राह्मण हो चुका। ब्राह्मण में कई कैटेगरी निकल के आए, अपना वर्चस्व। भाई कैसे पहचाने कि हम ही राजा हैं? कई ब्राह्मण थे और भी ब्राह्मण हुआ करते थे, तो उसमें कैसे अपने आप को बताया जाए कि हम ही राजा हैं? इसीलिए अपने आप को श्रेष्ठ करने के लिए अलग अलग कैटेगरी बांटी गई। पहले त्रिवेदी उसको बोलते थे जो तीनों वेदों का ज्ञाता होता। द्विवेदी उसे बोलते थे
जो 2 वेदों का ज्ञाता होता था। चतुर्वेदी उसे बोलते थे जो 4 वेदों का ज्ञाता होता था। और आज के समय में ऐसा हो गया गुप्त काल में, क्योंकि अपने आप को प्रतिष्ठित बनाना है। जो राजा के यहाँ नौकरी करता था वो अपने आप को बड़ा, क्योंकि राजा का पद उसको मिल चुका, सामंतवाद बना दिया गया है, तो अपने आप को समाज से अलग कैसे रखे, इसीलिए जाति विभेद किया। अलग अलग जातियां निकल करके आई। तो ब्राह्मणों में कई निकल करके आए जो चतुर्वेदी थे, 4 वेदों के नाम से जाने जाते, तो वो जन्म से चतुर्वेदी हो गए। द्विवेदी जो कर्म के आधार पर हुआ करते थे वो जन्म से द्विवेदी बन गए। क्षत्रियों में कई सारे वंश निकल करके आए, अपने आप को प्रतिष्ठित रघुवंशी हुए, रजवाड़ हो गए, राजकुमार हो गए, अलग अलग कैटेगरी निकल आई। वैश्य वर्ग में कई सारे वैश्यों का जन्म कराया गया। शूद्र वर्ग में निम्न जातियों को रख दिया गया, क्योंकि उनकी कैटेगरी सभी की सेवा करना था। सब जन्म से आधारित हो। लेकिन शब्द क्या प्रयोग किया जाता? जाति व्यवस्था। नाई शूद्र की कैटेगरी में, लेकिन बाल काटना उसकी अभी भी कर्म है। बाल काटना उसका क्या है? कर्म है। वो बाल काटेगा, पूरे गांव का बाल काटेगा। और व्यवस्था यानी जो व्यापारी वर्ग अपना व्यापार करके लेके आएंगे उसको पैसा देंगे, और साथ ही साथ जो उत्पादन होगा उस उत्पादन का हिस्सा लेकर के जाएगा। आप गांव में पहले देखते होंगे कि एक नाई आपका फिक्स होता था, वह पूरे गांव का बाल काटता था। उसको आप कुछ न कुछ उत्पादन में गेहूं चावल जो भी होता था दे देते। समाज की व्यवस्थाएं अभी भी बेहतर चल रही थी। भले लोग जातियों में परिवर्तन हो चुके थे, लेकिन सबकी व्यवस्थाएं एक दूसरे से चली थी, यानी समानता का भाव अभी भी था। मोची का काम था सिलाई करना, जूता सिलना, लेकिन वो जूता सिलता था पूरे गांव का जूता सिलता था, और उससे जो उत्पादन का हिस्सा होता था उसे मिल जाता। किसानों का काम था खेती करना, खेती कर करके वो सभी वर्गों को, राजा को भी टैक्स देता, ब्राह्मणों को भी दान देता। सभी लोगों की व्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। जात के नाम पर तो थी, लेकिन व्यवस्थाएं सब एक दूसरे से जोड़ करके रखी थी, तो किसी में इतना ज्यादा भेदभाव नहीं निकला। कहते ना, समय का पहिया बड़ा खराब होता। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति इसी में आ जाए तो फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार होता। उसी का फायदा उठाते हैं कौन? अंग्रेज। अंग्रेज जब आता है, देखा भारत में एक अद्भुत व्यवस्था जिसे बाटन सिस्टम कहते हैं, अनाज के बदले अनाज देना, काम के बदले अनाज देना, ये सब चीजें जब चल रही थी तो अंग्रेजों ने देखा भैया इनको गुलाम कैसे बनाया जाए, गुलाम बनाने की प्रवृत्ति कैसे पैदा किया जाए। इसके लिए एक व्यक्ति को बुलाया जाता है, खास तौर पर उससे रिक्वेस्ट करके। वो व्यक्ति है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में प्रवेश करता है, घूम घूम करके देखता है, कहता है एक अद्भुत व्यवस्था भारत में चल रही है। लोग जाति में कन्वर्ट तो हैं, जन्म से ये जाति में कन्वर्ट है, लेकिन इनकी व्यवस्था इतनी बेहतरीन है कि अपने आप को अलग कर ही नहीं पा रहे। इसी वजह से इनको तोड़ो। अगर इनको गुलाम बनाना है तो इनको तोड़ना पड़ेगा, यानी ये जाति से व्यवस्था शब्द को हटानी पड़ेगी। ये जो बाटन सिस्टम चल रहा है, अनाज के बदले अनाज, काम के बदले अनाज, ये सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। काम के बदले अनाज का मतलब सबसे प्रमुख क्या था? खेती। खेती सबसे बेहतरीन व्यवस्था। हमारे पास तो खेत तो हमेशा था, जब चाहते तब उत्पादन कर सकते थे। सभी लोगों को खाना खिलाने का काम किसान करते थे, बदले में जो उनको सेवा देते थे सबको थोड़ा थोड़ा अनाज मिल जाता था। सबसे बड़ी चोट किया किसने? कृषि व्यवस्था। भू राजस्व नीति ऐसी लेकर के आया कि किसानों की कमर तोड़ दिया, और किसानों की कमर जैसे टूटी वैसे बाटन व्यवस्था जो है, बाटन सिस्टम लड़खड़ा करके खत्म हो जाती है। और जैसे बाटन सिस्टम खत्म होती है, जाति तो पहले था ही, अब उनसे व्यवस्था खत्म हो चुकी है। जो एक बाटन सिस्टम एक दूसरे की जो जरूरत हुआ करती थी, वो व्यवस्था जब खत्म हो जाती है तो लोग तो पहले जाति के नाम से संबोधन करते थे, अब वही जाति को जब बुलाना होता था तो बुलाते थे ए मोची, ए बढ़ई, ए नाई, इस तरीके से संबोधित करते थे जाति। क्योंकि अब आवश्यकता ही खत्म हो गई। बुलाते तो पहले भी थे, उतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन अब आवश्यकता ही खत्म हो गई। कहते हैं ना, जब किसी चीज की आवश्यकता खत्म हो जाती, वैल्यू उसकी खत्म हो जाएगी, तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। अब जो ये वर्ग, किसान वर्ग जो सबको जोड़ करके रखा था, सब नाई वगैरह जितने भी थे सबको जोड़ करके एक व्यवस्था ने जनरेट करके रखा हुआ था, ये व्यवस्था ही खत्म कर दिया गया। मेन रीढ़ की हड्डी आपकी तोड़ दी गई। इससे जाति निकल करके आया, और इसने जाति को इस तरीके से राजनीतिकरण कर दिया अंग्रेजों ने कि जाति को एक दूसरे से नफरत हो गई, जिसे बोलते हैं जातिवाद। और जातिवाद के चक्कर में इतना तोड़ दिया एक दूसरे को, आगे चल करके हिंदू मुस्लिम फूट डालो राज करो की नीति अपनाई, और आज तक उसका प्रकोप। तो अंग्रेजों की कूटनीति इतनी शानदार थी कि उसके आगे भारतीय कभी समझ ही नहीं पाए उनकी रणनीति को। कहते हैं ना कि मुगल हमारे 1000 वर्षों तक मुगलों ने राज किया, मुगल और तुर्क मिला करके, परंतु उन्होंने कभी इस व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास नहीं किया। क्यों?
क्योंकि वो यहाँ आकर के बस गए थे, हमारी संस्कृति में ढल चुके थे। कभी इस व्यवस्था को कभी उसने तोड़ने का प्रयास नहीं किया, लेकिन अंग्रेजों ने कहा इनको गुलाम बनाना है, और इनको गुलाम बनाओगे इनको जातियों में तोड़ दो, सांप्रदायिकता इनके बीच में ऐसी भर दो कि ये आपस में ही टूट टूट करके रह जाए, कलह में जूझे रहे, ताकि इसका फायदा हम ले सकें। लॉर्ड कॉर्नवालिस पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा सिस्टम बना के रखता है, भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ा ही, लूटा ही, भारत को मानसिक तरीके से भी लूट करके लेके गया और ऐसी बीज बो करके गया जिसका आज फायदा राजनीतिक पार्टियां उठा। किसी पढ़े लिखे से आप कह दीजिए कि जातिवाद को बढ़ावा न दो, अपने आप को संबोधित करता, बड़े गर्व के साथ कहता मैं ये हूं, मैं ये हूं। कोई भी ये नहीं कहता मैं इंडियन हूं। क्यों? क्योंकि उसके नस नस में भरने का काम कर दिया गया है, और यह काम करने वाले कोई और नहीं है, क्षेत्रीय पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां आपका फायदा कर रही हैं, आपका शोषण कर रही हैं, और आपको जाति विभेद करके आपको बांटने का काम कर रही हैं, और इन चीजों से आप मुक्त होना चाहते ही नहीं। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों ने जो बीज बोया उस बीज को आज भी आप पनपने दे रहे हैं, उसको आप बड़ा पौधा बना करके सींच रहे हैं। ये आपकी कमी है। इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, शिक्षा का विकास करना पड़ेगा, आपस में समानता लानी पड़ेगी, तब जाकर के भारत विश्वगुरु बनेगा। अन्यथा इस जातिवाद के चक्कर में समाज एक दिन नष्ट हो जाए। तो उम्मीद है कि मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे कि वर्ण व्यवस्था बेहतरीन व्यवस्था थी, लेकिन उसको अर्थव्यवस्था मजबूरी ने तोड़ा। जाति व्यवस्था भी कोई बुरी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जाति व्यवस्था को तोड़कर अंग्रेजों ने जातिवाद को बढ़ावा दिया। ये सबसे खतरनाक काम करके गया। जिस रणनीति पर जो काम अंग्रेजों ने किया था वही काम आज राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, और राजनीतिक पार्टियां इसका बड़े बेहतर ढंग से यूज करती हैं, और आप उसी के चक्कर में अपना भविष्य। तो उम्मीद है कि मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के वीडियो आपको मैं लाता रहूंगा, जानकारी आपकी बेहतर होती रहेगी। इसके पहले हम लोगों ने सती प्रथा पर वीडियो बनाया था, सती प्रथा के साथ साथ हमने अलेक्जेंडर द ग्रेट के ऊपर वीडियो बनाया था। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, देखिए, सपोर्ट करें। बाकी कोई जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना ना भूलें। इसी तरीके के वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा। जय हिंद।